नमस्कार, पोलपात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। ये फुल कोर्स आपको दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट और इसमें पीजीटी, टीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कोर्स आपको अवेलेबल किया जा रहा है। इस समय क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं संविधान। इसके पहले भी हमारे प्लेलिस्ट में पूरा कोर्स अपलोडेड है और वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। कोर्स वीडियो प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट खोलिए, चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट खोलिए और अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। वहाँ से नोट्स बनाइए। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी लेकिन आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। आपका पॉलिटिकल साइंस टीजीटी पीजीटी के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी इस समय हम क्लासेस दे रहे हैं संविधान की और संविधान में आज हम पढ़ेंगे संविधान का पहला भाग संघ एवं संघ राज क्षेत्र। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो हम अब इसको डिटेल में लेके चल रहे हैं। एक एक भाग को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो लेंगे, ठीक है। और आपका क्वेश्चन था, पिछली क्लास में पूछा गया क्वेश्चन ये था कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही संशोधन में किस एक संविधान संशोधन द्वारा दो भागों को जोड़ा गया है, ठीक है। दो भागों संविधान में दो भाग जोड़े गए हैं और वो कौन कौन से भाग हैं और कौन सा संविधान संशोधन था। तो आंसर आपका है वो 42nd संविधान संशोधन था और इसमें भाग 4A एवं 14A, ठीक है, ये दो भाग जोड़े गए एक साथ। एक ही संशोधन के द्वारा ये दो भाग जोड़े गए हैं। बाकी और भी भाग जोड़े गए हैं लेकिन वो सिंगल जोड़े गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि एक ही संशोधन के द्वारा दो भाग जोड़े गए हैं, 4A एंड 14A। क्वेश्चन पूछा था, अनिल सैनी जी ने बिल्कुल राइट आंसर दिए और बिटवीन द क्लास जो हमने और क्वेश्चन किए थे वो भी उन्होंने बिल्कुल राइट दिए हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं और डिजर्व करते हैं सक्सेस को। अगर ऐसे ही वो फोकस होकर के पढ़ते रहे तो सक्सेस उनको जरूर मिलेगी। हम रिकमेंड करेंगे कि आप सभी आंसर करें क्योंकि आंसर करना लर्निंग का एक बहुत जरूरी प्रोसेस है, बहुत जरूरी आप प्रोसीजर है जिसे आप फॉलो करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में सारे भाग देख लिए थे, किस भाग में कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं और किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत मोटा मोटा हमने देखा था। अभी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखेंगे। संविधान में पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सीधा ऐसे इसे लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसमें दिया गया है? जो पहला अनुच्छेद है इसमें दिया गया है। और ये पहला भाग आपका कौन सा है? संघ एवं संघ राज क्षेत्र। ये पहला भाग है जो कि 1 से 4 के भी अनुच्छेद जो 1 से 4 तक है उनमें रखा गया है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब इस संघ शब्द से कुछ इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं तो वो हम देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। कौन कौन सी हैं? संघ शब्द का प्रयोग यानी कि पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें प्रयोग हुआ था इसका। क्वेश्चन यहाँ से बनता है और ये सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया है। अगला है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। जो भारत का संघ है और राज्य है तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। मतलब कि राज्य तो राज्य का विलय हो सकता है, विनाश हो सकता है, यानी कि उनका विलय हो सकता है और लेकिन संघ जो है संघ का विलय नहीं होगा। संघ अविनाशी है यानी कि राज्य का विनाश हो सकता है, संघ में मिलकर के वो अपना अस्तित्व खो सकता है, लेकिन क्या होगा कि संघ जो है अस्तित्व में रहेगा, ये अविनाशी है, ठीक है। क्योंकि भारत में शामिल होने का अधिकार है पर अलग होने का अधिकार नहीं। किसी भी राज्य को भारत में शामिल होने का अधिकार है पर अलग होने का अधिकार नहीं है। एक बार कोई राज्य इसमें शामिल हो गया तो सारी शक्तियां संघ के सुपुर्द हो जाती हैं या वो राज्य कर देता है। ऐसा मान के चलो कि वो सारी शक्तियां संघ के सुपुर्द करके तब शामिल होता है। तो राज्य का विनाश हो सकता है परंतु संघ का नहीं। लेकिन अमेरिका के बारे में यही चीज उल्टी हो जाती है और वहां पर है क्या है? अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी कि राज्यों का विनाश नहीं होगा और संघ का हो सकता है क्योंकि वो कॉन्फेडरल है। अभी देखेंगे जो संघात्मक
के लक्षण होते हैं संघात्मक व्यवस्था के, तो उसमें जो मेन लक्षण होते हैं वो देख लेते हैं। कौन-कौन से होते हैं? शक्तियों का विभाजन होता है, कौन सी अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है? शक्तियों का संविधान की सर्वोच्चता होगी, यानी कि सरकार आती-जाती रहेंगी, जैसा संविधान में लिखा गया है, जो चीज़ें संविधान में बताई गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग शासन करेगी। अपना उसका ये नहीं कि जो आया अपनी मनमानी चला रहा है, ऐसा नहीं होगा। फिर लिखित संविधान होगा क्योंकि जब शक्तियाँ विभाजित हैं, तो सब कुछ संविधान में लिखित होंगी, लिखी हुई होंगी, तो इसलिए लिखित संविधान है। संघात्मक के लक्षण, और इसमें हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है? संविधान में अनम्यता होगी और न्यायपालिका के प्राधिकार वगैरह होंगे। ये सारी बातें इसकी जो है किसमें आ जाते हैं? लक्षण में आ जाते हैं। देखो हमारे संघ के बारे में कैसीवेयर क्या कहते हैं कि भारत का संघ, यहाँ पर क्या होगा? भारत का संविधान क्या है? अर्धसंघात्मक है, ऐसा इन्होंने बोला है कि भारत का संविधान कैसा है? अर्धसंघात्मक है। आगे जी ऑस्टिन महोदय बोलते हैं केंद्र की झुकी हुई संघ व्यवस्था, यानी कि जो भारत की व्यवस्था है वो केंद्र की तरफ झुकी हुई है। केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, राज्यों को उतनी नहीं दी गई हैं। ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे वर्तमान भारत का गठन कैसे हुआ। तो आप सभी को पता है कि परिषद और कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतें, इन सब से मिलकर के वर्तमान भारत का गठन हुआ है। 11 परिषदें, 4 कमिश्नरी क्षेत्र और 562 देशी रियासतें। देखो देशी रियासतें थी 562 थी, लेकिन 559 जो थी वो स्वेच्छा से शामिल हो गई थी। ये 559 स्वेच्छा से शामिल हो गई थी, लेकिन जो 3 रियासतें थी वो बड़ी अड़ियल थी, वो स्वेच्छा से शामिल नहीं हुई, तो उनको कहते नहीं एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से उनको हथकंडे अपना करके इसमें शामिल किया गया था अखंड भारत के लिए। कौन-कौन सी रियासतें थी? जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी और जम्मू और कश्मीर थी। तो जो जूनागढ़ था उसको जनमत संग्रह के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन सीधे-सीधे आता है यहाँ से, और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? कितनी रियासतें जो हैं स्वेच्छा से शामिल हुई और कितनी को जोड़ा गया बाद में? तो 559 स्वेच्छा से शामिल हुई थी, 3 रियासतें जोड़ी गई थी। कैसे-कैसे? जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह द्वारा जोड़ी गई, जूना और जनमत, यहाँ से आप थोड़ा सिमिलैरिटी मिल रही है, याद रखने के लिए कर सकते हैं। हैदराबाद, तो हैदराबाद सैन्य कार्रवाई के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के थ्रू जो है ये हैदराबाद को जोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर जो है विलय पत्र या संधि पत्र कह लें, इसके द्वारा जोड़ा गया। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य, ये भी जनमत संग्रह के ही द्वारा जोड़ा गया है। तो सिक्किम राज्य कैसे बाद में जुड़ा है? जनमत संग्रह के द्वारा जोड़ा गया है। तो चलिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया, और फिर सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ये दोनों क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। सभी लोग देने की कोशिश करें, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जितना आप आंसर करते रहेंगे उतना ज्यादा आपका फिक्सेशन होता रहेगा। तो इसको अवॉइड मत करें बिल्कुल भी। पढ़ाई में नेग्लिजियंस करना बहुत ही मतलब हम कहेंगे कि बेकार चीज है, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना आप एक्टिव लर्निंग करेंगे, उतना ज्यादा आपको लर्न रहेगा और आप सक्सेस के करीब होते जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन का आंसर पक्का करना है आप सभी को। अनुच्छेद 2 में आ जाते हैं। आपका अभी भाग 1 चल रहा, क्योंकि भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद का प्रावधान है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारत संघ में किसी नए क्षेत्र के प्रवेश और स्थापना की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? ये निम्न कार्य के बारे में बताता है। कौन-कौन से? पहला है कि राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगा। दूसरा है राज्य की सीमा क्षेत्र को घटा सकेगी या बढ़ा सकेगी। सीमा क्षेत्र यानी कि किसी राज्य से कुछ भाग काट के किसी दूसरे राज्य में या नया राज्य बना सकती है, या फिर किसी राज्य में
किसी दूसरे राज्य का क्षेत्र जोड़ सकती है, तो घटा बढ़ा सकेगी। तीसरा है कि नए राज्य का गठन कर सकेगी, यानी कि एक किसी राज्य से कुछ मतलब क्षेत्र लेकर के या राज्यों का विभाजन करके एक नए राज्य का क्या कर सकेगी, गठन कर सकेगी। ऐसा हुआ भी है, कई सारे राज्य हमारे गठित किए गए हैं, नए राज्य, ठीक है। और 2 राज्यों का विलय करके भी नए राज्य का गठन कर सकती है। तो मतलब किसी भी तरह उनका विभाजन करके, विलय करके या एक राज्य से कुछ क्षेत्र लेकर के या कुछ 2 राज्यों के क्षेत्र लेकर के एक नया राज्य गठन कर सकती है। तो ये कुछ बातें हो गई, ठीक है। ऐसे विधेयक जो होंगे जिसमें कि नए राज्य का सीमा क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जाएगा, नए राज्य का गठन होगा। ये सब विधेयक कैसे होंगे? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होंगे, ठीक है। इसमें पहले ही जो है राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाएगी, ठीक है। और पेश उसके बाद क्या होगा? सदन में पेश किया जाएगा। तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है इनको, ऐसा नहीं कि लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा, किसी भी में हो जाएगा और दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है ऐसा विधेयक, राज्यों से संबंधित जो है, साधारण बहुमत से ये क्या होगा? पारित होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें जरूरी होगी। और जब ये विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति की अनुमति इसमें साइन के लिए तो जाएगा ही, क्योंकि विधेयक क्या होता है? विधि तब बनता है जब राष्ट्रपति के साइन होते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? या तो वो इसमें अपनी स्वीकृति दे देंगे या पुनः विचार के लिए भेज देंगे। दोबारा भेजने पर अनुमति के लिए बाध्य हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है दोबारा भेजने पर बाध्य हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है वो इस तरह के विधेयक में यूज नहीं हो पाएगा, यानी कि वीटो पावर इस तरह के विधेयक में यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो है पूर्व में ही अनुमति दे दी है, तो जरूरत ही नहीं है उस पर उसको रोक लगाने की। हाँ, पुनः विचार के लिए दे सकता है, और अगर सेम चीज भी भेज दी जाती है सदन से फिर से वापस, तो राष्ट्रपति अनुमति देने को बाध्य होगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि जब ऐसा विधेयक पारित होने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? जब उसके पास अनुमति के लिए प्रावधान जाता है, तो राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले संविधान संबंधित राज्य विधानमंडल होता है, यानी कि जिस राज्य के बारे में चेंजेस करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, तो संबंधित राज्य विधानमंडल में प्रस्ताव भेजेंगे, ठीक है। निश्चित समय सीमा के लिए भेजेंगे कि आप इस सीमा के अंदर अपनी राय दे सकते हैं, तो सिफारिशें दे सकते हैं। तो विधानमंडल की सिफारिशें भी लगा देगा। जब राष्ट्रपति अनुमति देगा, तो अगर विधानमंडल की कुछ सिफारिशें आ रही हैं उस सीमा के अंतर्गत, समय के अंतर्गत, तो वो क्या करेगा कि अपनी अनुमति के साथ-साथ विधानमंडल की सिफारिशें भी लगा देता है राष्ट्रपति। लेकिन जो सदन है, उसपे वो मतलब बाध्य नहीं है कि विधानमंडल की सिफारिशें मानेंगे, ऐसा वो उनके पास कोई बाध्यता नहीं है। वो उनकी मर्जी है कि वो उनकी सिफारिशों को कंसीडर करें या ना करें, यानी कि उनकी सिफारिशें माने या ना माने, ये इनकी मर्जी होती है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पीजीटी में जो है, जब आपके सेंटेंसेस आते हैं, कथन जिसको बोलते हैं, कथन आते हैं, तो उसमें इस तरह के सेंटेंस रखे जाते हैं, तो आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनकी। तो ये सारी बातें हो गई ऐसे विधेयक के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 4 पे। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है, उसमें 2 पॉइंट हैं मेन। ये कहता है कि यदि अनुच्छेद 2 या 3 में संशोधन किया जाता है, ठीक है, 2 या 3 में अगर संशोधन हो रहा है, तो क्या होगा कि उस समय अनुसूची फर्स्ट एवं फोर्थ में भी अनुपूरक, अनुसांगिक एवं परिणामिक संशोधन किया जाएगा। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन हो रहा है, तो अनुसूची 1 फर्स्ट एवं फोर्थ में भी किया जाएगा। अब आप हमें क्वेश्चन ये बताएंगे, क्वेश्चन आपका ये है कि जो अनुसूची फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या रखा गया है, किस तरह के विषय हैं, क्या प्रावधान है? क्वेश्चन आपका
ये है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जब हम एक चीज़ पढ़ते हैं तो उसको रिलेट करते हैं। अगर 2-3 में संशोधन हो रहा है तो अनुसूची फर्स्ट एंड फोर्थ में भी किया जाएगा। संशोधन थोड़ा-सा होगा। वो आनुषंगिक हो सकता है, परिणामिक हो सकता है, इस तरह से अनुपूरक हो सकता है, लेकिन किसी तरह से हो सकता है, लेकिन होगा पक्का। ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुसूची फर्स्ट एंड फोर्थ में रखा क्या गया है। ठीक है? तो इस तरह से पढ़ाई करने से यानी कि रिलेटिव स्टडी करने से आपका फिक्सेशन ज़्यादा होता है और कन्फर्मेशन बढ़ता है और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन को टैकल करने की स्पीड बढ़ती है। तो यही पढ़ाई का सही तरीका है। चलिए आ जाइए सेकंड पॉइंट में जो अनुच्छेद 4 है उसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 2 एंड 3 का संशोधन जो है, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 किस भाग में दिया गया है? कल हमने आपको बताया था कि 368 एक सिंगल भाग में एक भाग है संविधान का, उसमें सिर्फ 368 रखा गया है। कौन-सा भाग है? इसका भाग संविधान के भाग का नंबर बताएँगे जिसमें कि 368 रखा गया है। चलिए, ये आपके हो गए 2 पॉइंट अनुच्छेद 4 से संबंधित। और आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आप जो है पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवीजन लेते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। प्लेलिस्ट जाकर के चैनल पे विज़िट करें और प्लेलिस्ट चेक करें। कोर्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट हैं, जो आपका कोर्स वीडियो प्लेलिस्ट है और प्रैक्टिस प्लेलिस्ट है, इन सभी को एक्सप्लोर करें और इनसे अपने नोट्स बनाएँ, प्रिपरेशन करें, सक्सेस की ओर बढ़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो कल मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ और संविधान की क्लासेस चल रही हैं, तो यही क्लासेस चलती रहेंगी जब तक कि संविधान आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो कमर कस लो, एग्ज़ाम आपके बैक टू बैक हैं, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि जो टाइम को वेस्ट करता है, टाइम उसे वेस्ट कर देता है। ठीक है? जो समय की बर्बादी करता है, समय एक दिन उसको बर्बाद कर देता है। तो समय की बर्बादी करना बंद करें, फ़ोकस हो जाइए स्टडी में और सब कुछ अवेलेबल है, यदि आपके पास संसाधन कम है, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी चीज़ें कर सकते हैं। आजकल सब कुछ अवेलेबल है और फिर सबसे बड़ी बात है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। धन्यवाद।